गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तथागत पीएससी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर मैं नेमदास आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने ज्यामिति जियोमेट्री चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंगल, कोण और रेखाओं से संबंधित टॉपिक को पूरा डील किए थे हम लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट, प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक है हमारा आज का वो है प्रकाश, लाइट। तो चलिए प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश जो होता है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है और प्रकाश जब कभी भी किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। प्रकाश का जो अध्ययन होता है इसको प्रकाशिकी ऑप्टिक्स कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है कि प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी ऑप्टिक्स कहा जाता है। चलिए और कुछ देखते हैं। प्रकाश स्रोत के बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत इसके अंतर्गत आते हैं सूर्य, तारे, ये सब हैं प्राकृतिक स्रोत। कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आते हैं मोमबत्ती, बल्ब, मैन मेड या जो मानव निर्मित बोला जाता है, इसको कृत्रिम स्रोत प्रकाश का बोला जा सकता है। दूसरे आधार पे अगर और प्रकाश स्रोत को बांटा जाए तो पहला होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो ऐसे स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनको दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे कि सूर्य है, तारे हैं, विद्युत बल्ब हैं, ये सभी दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के माध्यम से इस परावर्तित होकर जो दिखाई देते हैं ना, उनको कहा जाता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसके अंतर्गत आता है जैसे चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं से तो प्रकाश उत्पन्न करता नहीं है, सूर्य का प्रकाश जब इसमें पड़ता है तब ये चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और कौन होता है जैसे कांच, तो ये चंद्रमा और कांच जो है वो उदाहरण है अदीप्त प्रकाश स्रोत के। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग प्रकाश जो है वो परावर्तित होता है या अवशोषित हो जाता है या कुछ भाग अवशोषित होता है, इस प्रकार इस आधार पे वस्तुओं को कैसे बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए पहला पारदर्शक वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश किरणें आर पार निकल जाती हैं उनको कहा जाता है पारदर्शक वस्तुएं। तो इसके अंतर्गत आता है कांच। कांच से जो प्रकाश है वो पूरी तरीके से आर पार निकल जाता है। तो कांच जो है वो कौन सी वस्तु है? पारदर्शक वस्तु है। दूसरा देखिए अर्ध पारदर्शक वस्तुएं, जिनसे प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग जो है वो बाहर निकलता है, वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहलाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है। देखिए एग्जाम में पूछा गया व्यापम में कि तेल से भीगा हुआ जो प्रकाश है, कागज है, वो पारदर्शक वस्तुओं की भांति काम करता है, अर्ध पारदर्शक या अपारदर्शक वस्तु के बराबर काम करता है। तो ये उदाहरण है किसका? अर्ध पारदर्शक वस्तुओं का। चलिए आगे देखिए अपारदर्शक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश जो है वो आर पार नहीं गुजर पाती हैं। इसके उदाहरण में जैसे ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, इन सभी को कहा जाता है अपारदर्शक वस्तुएं। तो तीनों को याद रखना है, पारदर्शक वस्तुएं जिनसे पार हो जाए प्रकाश, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं जिनसे कुछ अवशोषित हो और कुछ आर पार जाती हो, तीसरा है अपारदर्शक वस्तुएं जिनसे पार ही ना पाती हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए प्रकाश के गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लाइट है, प्रकाश है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए चलिए पहला प्रकाश अदृश्य होता है, तो ये याद रखना है। दूसरा देखिए प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, आप लोग सुने होंगे सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है वो उदाहरण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। कैसे? देखिए यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि ये सूर्य है, यहां पे हम लोग मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है। ठीक है,
और ऐसे एक सीधा ऐसे खींच देते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो देखिए चंद्रमा की परछाई इस वाले जगह में पड़ रही है ना, तो जब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ता है वहां से सूर्य दिखाई नहीं देता है, तो इस घटना को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। ये जो घटना है ये हमेशा पूर्णिमा के समय होती है, ठीक है। सूर्य ग्रहण पूर्णिमा के समय होती है। साहिल थोड़ा सा रोको तो देखिए सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है, अमावस्या के दिन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है ये दर्शाता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अब हम लोग समझते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है, कैसे होता है। तो देखिए चंद्र ग्रहण के बारे में समझते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन रहेगा, पृथ्वी, ये प्रक्रिया होगी, तीनों एक ही सीध में होंगे ऐसा समझिए, ठीक है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में अब कौन आ गया है, पृथ्वी आ गया है, तो चंद्रमा पर पृथ्वी की परछाई पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या, चंद्र ग्रहण। इस चंद्रमा के हिस्से तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो इसको बोला जाता है चंद्र ग्रहण। ये हमेशा पूर्णिमा के दिन आता है, पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है और चंद्र ग्रहण में सूर्य का प्रकाश कौन रोक लेता है, पृथ्वी, चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो इसको चंद्र ग्रहण बोला जाता है, ठीक है। तो ये बोला गया था, यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को मैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बताया हूं डिटेल में। आगे देखिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पे लिखा गया है, इसको याद रखना है, प्रकाश जो है बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो प्रकाश की अलग अलग चाल होती है, ये भी याद रखना है इसी के माध्यम से, कि प्रकाश की चाल जो है वो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जैसे पानी है, जल जो बोलते हैं, जल, पानी में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा जैसे तारपीन तेल होता है, तारपीन का तेल होता है, तारपीन का तेल, इसमें प्रकाश की चाल होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अलग अलग माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल या पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तारपीन का जो तेल होता है उसमें 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो कांच होता है इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये हो गया। आगे देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो ये जो गुण धर्म है इसके अंतर्गत ये पूछा जाता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचता है, जैसे देखिए वायु से जल में जाता है, ऐसा समझ सकते हैं, या वायु से ठोस में जा रहा है, जैसे कांच से होके गुजर रहा है, तो क्या क्या परिवर्तन होता है, कैसे होता है। तो देखिए यहां पर आप लोगों को समझना है वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वेग में क्या प्रभाव पड़ता है, तरंग दैर्ध्य में क्या प्रभाव पड़ता है और आवृत्ति में क्या प्रभाव पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीएससी में, व्यापम में इससे सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग परिवर्तित हो जाता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले लिखवाया था ये चीज, और उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है ये भी परिवर्तित हो जाता है, लेकिन
उसकी जो आवृत्ति होती है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये फैक्ट है, आपको याद रखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कई बच्चों के मन में ये डाउट हो सकता है कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है या आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए इसको भी समझते हैं। जो तरंग दैर्ध्य होता है वो एक दूरी होती है। तरंग दैर्ध्य को साधारण भाषा में दूरी से संबोधित किया जा सकता है। देखिए जब प्रकाश एक बार ऐसे कंपन करता है तो प्रकाश द्वारा एक कंपन में तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। और प्रकाश एक सेकंड में जितने बार कंपन करता है उसको आवृत्ति कहा जाता है। तो एक कंपन में जितनी दूरी तय होती है उसको तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति बोला जाता है। तो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तरंग दैर्ध्य और वेग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। तो यहाँ पे ये शब्द आया है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें दो शब्द है, एक है विद्युत, दूसरा है चुंबकीय। तो जब विद्युत जो तरंगे हैं और चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसा समझ जाइए। मान लीजिए इस साइड विद्युत क्षेत्र है और इस साइड जो है वो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण जब जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हो और दोनों ऐसी गति कर रहे हो जो जैसे तरंग इस साइड ऐसे जा रहे हैं ना, तो तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत गति कर रहे हो। दोनों ज्यामिति वक्र बनाते हुए दोनों गति कर रहे हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को, इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं और जो दोनों का जो दोलन होता है वो तरंग संचरण की जो दिशा है उसके लंबवत दोलन होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति, तो इसको समझिए, प्रकाश को तरंग भी बोला जाता है और प्रकाश को कण के भांति भी पढ़ा जाता है या समझा जाता है। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रकाश तरंग की भांति कब काम करता है। तो देखिए जैसे प्रकाश व्यतिकरण की घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश परावर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित करता है। तो इन सभी घटनाओं में प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है, वो कण की भांति व्यवहार नहीं करता है। लेकिन कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे कि देखिए विद्युत प्रभाव, तो इसमें जब प्रकाश का अध्ययन किया जाता है तो प्रकाश को कण के भांति अध्ययन किया जाता है, उसमें प्रकाश को तरंग के भांति अध्ययन नहीं किया जाता है। तो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो द्वैत होती है, उसको तरंग और कण दोनों के आधार पे समझा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से समझाऊंगा। चलिए अभी तो हम लोग इसी टॉपिक पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट जाता है, यहां से ऐसे आया है और यहां पर वापस चला गया है, तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। ये वाली जो किरण है ये आपतित किरण है, ये वाली जो किरण है ये परावर्तित किरण है। तो आपतन कोण है I, परावर्तन कोण है R। तो देखिए इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा समान होता है, पहला। दूसरा, आपतित किरण और ये होता है आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण।
तीनों जो होता है वो एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब समझिए, देखिए तीनों एक ही ओर है, तीनों एक ही ओर है तो एक ही तल में होते हैं। दो नियम है परावर्तन के कि आपतन कोण परावर्तन कोण के समान होता है, और आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है दर्पण। दर्पण के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के दर्पण, एक पढ़ेंगे समतल दर्पण और दूसरा पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण, पहले तो दर्पण की परिभाषा दी हुई है कि इसकी बनावट कैसी होती है। दर्पण के भाग के अंतर्गत हम लोग पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है समतल दर्पण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह है वो क्या होता है, समतल होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, देखिए ये आपको याद रखना है समतल दर्पण के बारे में। पहला लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति दर्पण की ओर V चाल से आता है तो दर्पण में प्रतिबिंब 2V चाल से उसी की ओर आता प्रतीत होता है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने V वेग से आता है तो प्रतिबिंब उसकी ओर 2 गुने रफ्तार से 2V चाल से आती हुई प्रतीत होती है। ये नियम है, याद रखिए। दूसरा, इसको अभी लास्ट में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दर्पण में जो दायां भाग है वो बाईं ओर दिखाई देता है और जो बायां भाग है वो दाईं ओर दिखाई देता है। ये साधारण नियम है, इसको याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर, सीधा और काल्पनिक बनता है। काल्पनिक होता है, वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर होता है और सीधा बनता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। चलिए, किसी भी वस्तु का यदि समतल दर्पण में पूरा जो प्रतिबिंब बनाना चाहते हो आप, तो देखिए जो दर्पण की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग होता है घरों में जो प्रयुक्त करते हैं आप आईना, उसमें समतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा परिदर्शी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये हो गया समतल दर्पण। तो ये समतल दर्पण के नियम है और ये इसका उपयोग है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो है गोलीय दर्पण, जिसमें जो परावर्तक सतह है वो गोल होता है या उसकी बनावट गोली होती है। तो इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो है उत्तल दर्पण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए चलिए, जिसमें परावर्तक सतह उभरा होता है, उभरा होता है। देखिए ये जो दर्पण है इसको बोला जाता है गोलीय दर्पण। ये जो जगह है ना, ये उभरा हुआ है, उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण होता है ये अनंत से जो आने वाली किरणें होती हैं, अनंत से आने वाली किरणों को फैलाने का काम करती है, फैलाने का काम करती है, फैलाने का काम करती है। ठीक है, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है? अपसारी दर्पण बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण जो है इसमें जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ होता है, पहला। दूसरा, इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अनंत से जो किरणें आती है ये उनको पकड़ता है और फैला देता है, इस कारण इसको उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब देखिए ये जो गुण धर्म है इसी के आधार पर इसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग होता है, पहला देखिए ट्रैफिक सिग्नल में। तो ट्रैफिक सिग्नल में जैसे जो दर्पण का प्रयोग होता है वो उत्तल दर्पण होता है, वो ज्यादा फैलाएगा तभी तो दूर से दिखाई देगा, इस कारण ट्रैफिक सिग्नल में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सड़क में जितने भी परावर्तक लैंप लगे होते हैं, सड़कों में आप देखे होंगे लैंप, परावर्तक लैंप, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा वाला। देखिए मोटर वाहनों के पीछे के ट्रैफिक देखने के लिए
आपकी बाइक जो होती है उसमें आप पीछे का जो ट्रैफिक देखते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक तल है वह धंसा हुआ होता है। देखिए ये जो परावर्तक तल है ये धंसा हुआ होता है, इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। अब इसमें क्या लिखा है देखिए, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो अभिसारी क्यों कहते हैं? जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं ये उनको पकड़ता है और सिकुड़ देता है, फैलने नहीं देता है बल्कि सिकुड़ता है। ये जस्ट उसके अपोजिट काम करता है। उत्तल दर्पण जो था वो फैलाने का काम करता है, लेकिन जो अवतल दर्पण है वो प्रकाश अनंत से जो आने वाली किरणें उनको पकड़ता है और सिकुड़ देता है। ठीक है, सिकुड़ने का मतलब समझिए फोकस करने का काम करता है। ठीक, तो इसका उपयोग कहां कहां होगा देखिए, डॉक्टर द्वारा, जो चिकित्सक होते हैं वे, उनके द्वारा नाक कान दांत के इलाज के लिए जो लाइट उन लोग प्रयोग करते हैं दूर तक गहराई तक देखने के लिए, वो अवतल दर्पण होता है। इसमें देखिएगा ये सिकुड़ने का काम कर रहा है तो फोकस बारीकी से देखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। सर्च लाइट, देखिए सर्च लाइट जो टॉर्च वगैरह होता है, सर्च लाइट होता है ना, उसमें भी प्रकाश को सिकुड़ते हैं तभी तो दूर तक जाता है। ठीक है, तीसरा वाहनों में हेडलाइट के रूप में, सोलर कुकर में भी उपयोग किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला देखिए, चौथा, अधिक फोकस दूरी वाला जो अवतल दर्पण होता है उसका उपयोग किया जाता है सेविंग दर्पण के रूप में। जो सेविंग वगैरह होते हैं ना, दाढ़ी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण, इसमें परावर्तक तल धंसा हुआ होता है। एक पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट, ये जो अनंत से आने वाली किरणें हैं उनको सिकुड़ देता है, इस कारण चिकित्सकों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट में इसका उपयोग किया जाता है, सेविंग दर्पण में, सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है।